बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके या जनरल जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनको लेके कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर कितनी इम्पोर्टेंट होती है और ग्रामर सीखनी और उसको फिर प्रैक्टिस करना अच्छी तहरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर वो किसी भी लैंग्वेज की वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पे अच्छी तहरीर लिखी जा सकती है कि अच्छे लफ्ज कैसे बनाए जाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, पैराग्राफ कैसे बनाया जाएगा और फिर पैराग्राफ्स मिलके एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेजेस, हम किसी भी जुबान की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें सेंटेंस है, फिक्रा है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो एक सेंटेंस की तरतीब का भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की क्या अहमियत है, फिर सब्जेक्ट की रिलेशन जो वर्ब के साथ है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे यूज होगा। अनलाइक उर्दू, अगर आप तरतीब अंग्रेजी की देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट क्वालिफाई करेगा किसी भी वर्ब को, एक्शन को, और फिर अगर उसमें कोई और रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो प्राइमरीली इट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब को रिलेशन, कि वो उनका आपस में रिलेशन क्या है। सब्जेक्ट के एक्शन को अनाउंस करना ही एक सेंटेंस है। तो एज लॉन्ग एज इफ देर आर टू वर्ड्स तो देर इज अ सेंटेंस। आई प्ले, इट इज अ सेंटेंस। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। आपने अंग्रेजी अच्छी लिखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो लैंग्वेज है उसकी जो ग्रामर है उसके बुनियादी प्रिंसिपल्स को सीखें। जब हम सीखने की बात करेंगे वो आपने प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर राइटिंग एक्सप्रेशन विल गेट। तो आपने उसको एक बाकायदा तरतीब से सीखना है। आप में से ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स वो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडीज के स्टूडेंट्स हैं। तो आपने लैंग्वेज जो है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पंजाबी है, आपके लाशऊर में उसकी मुख्तलिफ तरतीब, हियत, स्ट्रक्चर्स चल रहे होंगे, इसलिए तो आप लिखते हैं और बोलते हैं। जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक, तो उसको और तरीके से देखा जाता है। उसमें हम जो सर्टन ग्रामर्स के असूल हैं वो कंसीडर नहीं करते और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन का टूल है वो अगले को या दूसरे को जिससे हम मुखातब हैं उसको समझाना है। तो देर आर टू डिफरेंट टाइप, द वे यू टॉक एंड द वे यू राइट। जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दैट इज़ अ रैकेट, वो एक रिकॉर्ड पे चीज़ आती है। और अगर उसको आप ऑफिशियली लिख रहे हैं तो फिर उसको ग्रामेटिकली करेक्ट होना जरूरी है मेरे नज़दीक। क्योंकि जब आप लैंग्वेज किसी के बारे में जानना चाहते हैं या आप लिखना चाहते हैं, लैंग्वेज जो है अगर उसमें आप ग्रामर को देखें तो इट इज़ वन ऑफ द वेज, इट इज़ नॉट द एंड। और जो आपकी तहरीर है या आप जो बात करते हैं वो उसका एंड है। तो एंड को हासिल करने के लिए जो उसके मीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, तो आपको किसी भी जुबान की बुनियादी जो उसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रामर की वो आनी चाहिए। क्योंकि आज हम अंग्रेजी के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जब हम आप से ये कहते हैं या कोई आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसका बुनियादी पार्ट क्या है कि हमने सेंटेंस, फिक्रा जो है वो लिखना है और फिक्रे में बोलना है। You were able to talk sentences and if you were able to write sentences, तो फिर जब sentences मिलेंगे तो वो एक पैराग्राफ की सूरत में आएंगे। और पैराग्राफ ही किसी राइटिंग का एंड है। फिर मोस्टली पैराग्राफ्स मिलते हैं तो फिर आप अपनी तहरीर को बड़ा करते जाते हैं। तो we will be talking specifically about sentence making। अगर हम एक सेंटेंस की आपसे बात करें, गॉड इज वन, तो एक छोटा सा सेंटेंस है लेकिन वो एक पूरी फिलॉसफी इसमें बयान करता है। अब इसको दूसरा मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि शेक्सपियर
इज अ यूनिवर्सल राइटर। तो इसमें तीन वर्ड्स हैं, तीन चार वर्ड्स हैं, और इट आल्सो पेंट्स द होल पिक्चर। सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसेस जब आपने लिखना शुरू करने हैं किसी भी स्टेज ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड के सिंपल और शॉर्टन जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप जब भी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उसमें जो आप सेंटेंसेस आपने तरतीब देने हैं वो आपने देखना है कि आपने उसमें फैक्चुअल डिस्पोजिशन देनी है, उसको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, या उसको नैरेटिव फॉर्म। अगर आपने फैक्चुअल डिस्पोजिशन देनी है, जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो उसमें ज्यादातर फैक्चुअल जो है डिस्पोजिशन जो है वो रखी जाती है। तो वहां पे सिंपल सेंटेंसेस का होना बहुत जरूरी है। मीन्स अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 250 मिलियन है, तो यू कैन सिंपली राइट पाकिस्तान पॉपुलेशन इज 250 मिलियन। फिर आप ये कहते हैं कि जिसका बर्थ रेट जो है वो 2.4 है, तो यू सिंपली कैन राइट इट्स बर्थ रेट इज 2.4। तो ये दो बज़ाहिर सिंपल सेंटेंसेस हैं। जब आप फैक्ट्स लिखते हैं, आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, आप एनालिसिस लिखते हैं, आप एनालिसिस में वन पार्ट जब आप फैक्ट्स को डिसएमिनेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो मेक श्योर कि आपका सेंटेंस जो है वो शॉर्टन है और सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में जो उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा है वो अप्रोप्रिएट है। जो सेंटेंस की खूबसूरती है वो उसका रिलेशन है किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। तो उसमें अप्रोप्रिएटनेस बहुत जरूरी है कि वर्ब क्या क्वालिफाई करता है। हम अक्सर ये देखते हैं तहरीरों में कि वर्ब को जब वर्ब क्वालिफाई करता है किसी भी सब्जेक्ट को, तो एक एक्स्ट्रावेगेंस आती है, मुश्किल से मुश्किल या इररेलेवेंट लफ्ज लिखा जाता है। सेंटेंस मेकिंग में अप्रोप्रिएशन ऑफ द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर बाद में आपने ये देखना है क्या उसमें एडजेक्टिव लगना है। जब आप फैक्चुअल डिस्पोजिशन देते हैं तो उसमें एडजेक्टिव्स लगते हैं, लेकिन बहुत ही कम लगते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत ज्यादा लगते हैं, नैरेटिव राइटिंग में भी लगते हैं। फिर आपने जाहिर है जब एक्सप्लेन वर्ब को करना है तो फिर आपने एडवर्ब देखना है, क्या एडवर्ब जो है वो अप्रोप्रिएट इस्तेमाल हुआ है अगर आपने उसको करना है। फिर प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, बुनियादी तौर पे सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब की कोरिलेशन है। अब उसके दरमियान हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, एडजेक्टिव कैसे आएगा, एडवर्ब कैसे आएगा, आर्टिकल कैसे लगेगा। अगर आप एक सेंटेंस से उसको बढ़ा के कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसमें कंजक्शंस कैसे लगेंगी, या बाकी जो एक तरतीब है फिक्रे की वो कैसे। बेसिकली द आर्ट ऑफ द लैंग्वेज इज टू लर्न अ सिंगल सेंटेंस। अगर आप एक सेंटेंस लिखना सीख जाते हैं तो फिर आप लैंग्वेज कोई भी है उसको सीख सकते हैं, चाहे वो उर्दू है, चाहे पंजाबी है, चाहे अंग्रेजी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट सिंपल एंड शॉर्टन सेंटेंसेस टू बिगिन विद। अब जब आपने सेंटेंसेस लिखने तो एक दो दो मेथड्स यूज होते हैं जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो वी जस्ट ट्राई कि हम उसको ट्रांसलेशन मेथड में करते हैं। अभी भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो अंग्रेजी को पहले पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे इन देयर इमेजिनेशन, या वो उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, या अपनी नेटिव लैंग्वेज में करेंगे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन मेथड के जरिए आप कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। आपने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। उसमें यू हैव टू इमेजिन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन विच यू आर गोइंग टू राइट। अंग्रेजी में ही आपने इमेजिनेशन रखनी है, उसी इमेजिनेशन के जरिए आपने उसको एक्सप्रेस करना है या राइट करना है। व्हेन यू राइट सर्टेनली यू हैव अ टाइम यू कुड राइट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ट्रांसलेशन मेथड की जरा डायरेक्ट मेथड लेके आना है। जब आप डायरेक्ट मेथड लेके आएंगे इन द बिगिनिंग आपको मुश्किल आएगी, ये आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा। बट जब तक आप डायरेक्ट मेथड में नहीं आएंगे, अनलेस until you imagine in that particular language you won't be able to learn that language। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी तालिब इल्मी की जिस मर्जी स्टेज पे हैं अप्लाई डायरेक्ट मेथड, जो मर्जी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। अब हम दोबारा बात करते हैं सेंटेंस की।
एक सेंटेंस हमने बात की कि एक सिंपल सेंटेंस होगा, शॉर्टर। अब एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीमेंट करेगा दूसरे सेंटेंस को। जो आइडिया है किसी भी पैराग्राफ राइटिंग में, अब सेंटेंस राइटिंग से हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। कोई भी आइडिया जो है किसी भी सेंटेंस का, वही आइडिया मुख्तलिफ सेंटेंसेस में ट्रांसलेट होगा। अब आप पे डिपेंड करता है, एक पैराग्राफ एक सेंटेंस का भी हो सकता है, वो 3 to 4 का भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आइडिया। आप आइडिया एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं। वो एक सेंटेंस हो सकता है, 3 सेंटेंस हो सकते हैं, 5 सेंटेंस हो सकते हैं, 10 सेंटेंस हो सकते हैं। अब ये आपकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है और प्रैक्टिस है। व्हेन यू टॉक लैंग्वेज, तो उसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपकी लिंग्विस्टिक कैपेसिटी डिटरमिन करेगी। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बल्कि जो स्टूडेंट है, आपको एक क्वेश्चन भी आता होगा कि एक बड़ा पैरा है, उसको आपने प्रिसाइज करके लिखना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक सर्टन आइडियाज को जो 15-20 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन हो रहा है, आप उसको 2 या 3 सेंटेंसेस के अंदर भी लेके आ सकते हैं। So whenever you are going to write paragraph, you must understand what is the idea. फर्ज करें कि आप एक सेंटेंस में जो है वो पैरट, उसकी तारीफें लिखना चाह रहे हैं कि उसका कलर ऐसा है, वो बड़ा खूबसूरत परिंदा है, सारा कुछ है। अगर आप उसकी जगह कोई दूसरे गोट्स ले आए या कोई और जानवर ले आए, तो इट मीन कि यू डोंट हैव दैट कमांड ओवर द आइडिया। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट पैरट, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपने उसके बारे में ही लिखना है। पॉपुलेशन के बारे में लिखना है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन का वो आइडिया आपने उस पैराग्राफ में लिखना है। फिर आपके पास लैंग्वेज आपको ये सहूलत फ्राहम करती है कि आप उसको प्रिसाइज कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। आप नाउन की जगह प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप फ्रेजल वर्ब्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो शॉर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You must know the art of using phrasal verbs. पहले इडियम्स यूज होते थे, अब इडियम्स की जगह फ्रेजल वर्ब्स यूज होती हैं। आप इडियम्स भी यूज कर सकते हैं इफ यू राइट डिस्क्रिप्टिवली। लेकिन जब आपने फैक्चुअल डिस्पोजिशन देनी है तो उसमें आपने इडियम्स यूज नहीं करने। फिर आप एक सिंपल सेंटेंस से उसको कम्प्लेक्स में भी लेके जा सकते हैं। आपको आर्टिकल ए ई दा का भी पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा यहाँ पे गलतियां होती हैं। और जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का आर्ट भी आना चाहिए। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि पंक्चुएशन कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पंक्चुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो आर्ट थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंसेस के जरिए और थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो 2-3 फिक्रों के सेंटेंसेस हैं उनके जरिए भी कर सकते हैं। बट इफ यू नो द आर्ट ऑफ पंक्चुएशन, तो फिर आप एक बहुत बड़े आइडिया को छोटे से पैराग्राफ के जरिए लेके आ सकते हैं। आपने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करना है, उसके स्ट्रक्चर को भी रिलेट करना है, उसके लिंग्विस्टिक पैटर्न को भी रिलेट करना है और आइडिया को भी रिलेट करना है। जब मैं लिंग्विस्टिक पैटर्न्स की बात करता हूं तो व्हेन यू यूज डिक्शन, डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं होगा कि एक जगह पे आपका एडजेक्टिव जो है वो एग्जैजरेटेड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जगह पे जो एडजेक्टिव जो है वो आप बिल्कुल ही कॉमन यूज कर रहे हैं। क्योंकि उस कॉमन एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी लैंग्वेज के हलकों में उस तरीके से हो रही है। तो आपने आइडिया का पैटर्न और आपने लैंग्वेज के पैटर्न्स बराबर रखने हैं। जब भी आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आपने ये जो एआई टूल्स हैं, चाहे वो गूगल ट्रांसलेट है या ग्रामरली है, ये इस्तेमाल नहीं करने। क्योंकि वो लोग जो नेटिव हैं, जो इंग्लिश को जानते हैं, वो दे नो कि जो एआई टूल्स हैं उनकी सर्टन कैपेसिटी है। आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस सिंपल सीखना है, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ रिलेट करना है, फिर और सेंटेंस के साथ रिलेट करना है, और फिर पूरा एक पैराग्राफ जो है आपका, मेक श्योर कि आपका जो आइडिया है वो उस पूरे पैराग्राफ में आ गया है। अगर आपका आइडिया ये है कि 2023 की कंसेंसस में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 240 मिलियन से ज़्यादा है, और उसके जो दूसरे स्टैटिस्टिकल
जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसे आए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये है, तो यू मस्ट बी डूइंग दैट सेम डिस्पोजिशन इन अ सिंगल पैराग्राफ। फिर अगर आपने कोई हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करनी है टू योर टॉपिक, मेक श्योर कि एक पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस के जरिए वो आ जाए। एक आइडिया है एक पैराग्राफ में ट्रांसलेट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द अदर क्वेश्चन, फिर आप कितने सेंटेंसेस में उसको आगे लेके आते हैं। इसलिए आपके लिए बुनियादी ग्रामर सीखना जरूरी है। आपको सेंटेंसेस मेकिंग का पता होना चाहिए, आपको टेंसेस आना चाहिए। टेंसेस की जब हम बात करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन जो है या कोई भी वर्ब, जो वर्ब है ना, दैट इज सेंट्रल टू राइटिंग। वर्ब जो है वो किसी भी एक्शन को जो है वो जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है। और देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ ऑफ द एक्शन। वो या तो माजी में हो चुका होता है, या वो हो रहा होता है, या वो एक हैबिट के तौर पे हो रहा होता है, या उसने होना होता है। तो यू मस्ट नो द आर्ट हाउ टू यूज वर्ब इन पास्ट, इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। और फिर आपको इस आर्ट का भी पता होना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं कि जब आप कोई आइडिया लिख रहे होते हैं, तो उसके एक्शन को आपने माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी लिखना होता है। फिर आपकी सेंटेंसेस में जो है वो जो टेंसेस हैं मुख्तलिफ एजिस के, उनकी गलतियां आती हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस हो गया, सेंटेंस की आपने उसको कंप्लीमेंट कर दिया आइडिया के लिहाज से दूसरे से, सो दैट योर आइडिया इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन द होल पैराग्राफ। अभी मॉडर्न ये कहा जाता है कि आपने एक्टिव वॉइस लिखना है, पैसिव वॉइस नहीं लिखना। क्योंकि जाहिर है आप ऑब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव अ सब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, और जो रीड बिटवीन लाइंस होती हैं चीजें, उसमें अमूमन पैसिव जो राइटिंग है वो की जाती है। बट व्हेन यू राइट एन ऐसे, ट्राई टू बी एक्टिव। आपने एक्टिव वॉइस यूज करना है। यू मस्ट नो के हु इज द सब्जेक्ट, हु इज डूइंग इट। फिर नाउन को प्रोनाउन के जरिए कैसे तब्दील करना है, प्रॉपर यूज एडजेक्टिव को कैसे करना है, एडवर्ब को कैसे करना है। जब ये आप सारे सेंटेंसेस लेके आते हैं, तो सेंट्रल जो वर्ड है, जो वर्ब है, एक्शन है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहादुरी से लड़ा गया, ही फाइट्स इज अ सेंटेंस। तो अब ये सेंटेंस आप बनाएंगे कि जी वो बहादुरी से लड़ा, किस हद तक जाके लड़ा। तो एक्शन, जो आपकी खूबसूरती है, जो आपका एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसमें जो एक्शन है, उसको ही आप बेहतर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट एडजेक्टिव्स, थ्रू डिफरेंट थ्रू डिफरेंट एडवर्ब्स। तो यू मस्ट नो द आर्ट। द प्राइमरी वर्ड इज वर्ब। अगर आपको वर्ब यूज करना आता है पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, और उसके एक्सप्रेशंस को भी तरतीब देना आता है अपनी मर्जी से, तो इट मीन्स यू आर अ गुड राइटर। जब भी आपने राइट करना है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए लिख रहे हैं। वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको तीन तरह की राइटिंग आनी चाहिए। आप इसका आगाज कर सकते हैं छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, दो तीन पैराग्राफ्स की ना शॉर्ट स्टोरी लिखिए। उसमें आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं उसमें। ग्रामेटिकली वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें आपको एक इमेजिनेटिव राइटिंग का पता चलेगा। फिर मैं उन्हें दूसरा कहता हूँ कि स्टोरी मतलब फिक्शनल राइटिंग, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज आप लिख सकते हैं। आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस के एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको लाजमी लिखा करें। आप राइट डाउन लाजमी किया करें। उसके अलावा एक रिपोर्ट राइटिंग आपको जरूर आनी चाहिए। आपने किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, तो यू मस्ट फोकस के जो आपकी तहरीर है, हेड ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन है, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप में काम करते हैं, कि उसको वो एक बिजनेस मॉडल के लिहाज से या एक प्रोफेशनल मॉडल के लिहाज से उसको अच्छी लगे, उसमें फैक्ट्स की तरतीब, बाकी तरतीब। तो बिजनेस लैंग्वेज या प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल राइटिंग भी आनी चाहिए आपको। आपको फिक्शनल राइटिंग भी आनी चाहिए। और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक कंपैक्ट या जनरल राइटिंग भी आनी चाहिए, जिसे मैं अमूमन ये कहता हूँ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में आप ज़ाहिर है जो भी आपका आइडिया है, आप उसको विंडिकेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो थोड़ी सी आपको फिक्शनल राइटिंग आनी चाहिए,
थोड़ी सी रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए और फिर आर्टिकल राइटिंग आनी चाहिए। आर्टिकल राइटिंग जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम करता है कि आप हर तरह की लिंग्विस्टिक वेरिएशन उसमें लेके आ सकते हैं, क्योंकि राइटिंग का पर्पस जो है वो आइडिया की ट्रांसलेशन है। और उसकी ट्रांसलेशन के लिए जितनी भी लिंग्विस्टिक टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं उसमें। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि हम पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जैसा मर्जी लिखें, जो 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 द फर्स्ट इम्पेरेटिव, जो पहला इम्पेरेटिव है वो ये है कि क्या आपकी जो तहरीर है ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब आपने, आई विल बी आस्किंग यू कि आपने कुछ फिक्शनल राइटिंग लिखनी है, कुछ आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है और एक आपने ऐसे राइटिंग लिखनी है। जस्ट लीव इट, व्हाट इज द आइडिया, क्या आइडिया वो स्टैब्लिश होता है, क्या वो स्ट्रक्चरली आइडिया आगे जाता है। आप एक तहरीर लिखिए, उसमें ये देखें क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज्यादा। अब ग्रामेटिकली करेक्ट के लिए अगर आपकी राइटिंग सिंपल हो रही है, गो फॉर सिंपल राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग आसान हो रही है, शॉर्टन हो रही है, जितनी मर्जी आपकी कमांड आ रही है सेंटेंसेस के ऊपर, आप उसके मुताबिक करें, बट यू शुड नॉट compromise द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग इनकरेक्ट। अच्छा, अब जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश दूसरी जबानों से मुख्तलिफ है कि जब आप इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्पेलिंग है। अच्छा, अब स्पेलिंग के ऊपर जो है वो जाहिर है आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेंगे, उनके पैटर्न समझना होंगे, और जो एक्सेप्शंस हैं पैटर्न्स की वो भी देखना होगी। आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, स्पेलिंग्स आने चाहिए, आपकी एक अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, आपके टेंसेस आने चाहिए, आपके जो दूसरे चीज़ें हैं प्रेपोजिशंस, आर्टिकल, कंजक्शन, पंक्चुएशन, आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का पता होना चाहिए आपको। आपकी तहरीर आपको डायरेक्ट भी लिखनी आनी चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको आनी चाहिए। कि किसी भी अच्छी बुक की मदद से और खुद घर में बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप ये चीजें सीख सकते हैं, और यू कैन राइट ग्रामेटिकली करेक्ट। और इसके लिए आपको टीचर की भी जरूरत नहीं है कि आप अपनी तहरीर को किसी टीचर के पास लेके जाएं। अब जब आप लिखेंगे तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि ग्रामेटिकली आप कहाँ से इनकरेक्ट हो रहे हैं। अब जो भी सेंटेंस लिखते हैं, जो मैं कोशिश करता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट, बाद में मैं अंग्रेजी अदब पढ़ाता भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मेरी जो कोशिश होती थी कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं मुझे पता हो कि जो ईच वर्ड है ग्रामेटिकली वो कहाँ पे खड़ा है। क्या वो सब्जेक्ट है, फिर वो सब्जेक्ट में क्या वो नाउन है, प्रोनाउन है, वो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर किस टेंस के साथ रिलेट करता है, किस एज के साथ रिलेट करता है। फिर वर्ब है तो वर्ब की क्या वो फॉर्म है। फिर क्या अगर लफ्ज बी है, ए है, एन है, तो आर्टिकल कैसे यूज हो रहे हैं, कंजक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जो भी है। किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशनल, जो पंक्चुएशनल मार्क्स हैं, चाहे वो कॉमा है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, फुल स्टॉप है, इन समेत आपको पता होना चाहिए कि जो ईच डॉट है, ईच वर्ड है, ये ग्रामेटिकली क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए अपनी तहरीर में, आपके पैराग्राफ में 10 सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस में 7 वर्ड्स हैं, और 70 अगर आपके वर्ड्स हैं एक पैराग्राफ में, और आपको ये पता है कि ये मेरे पैराग्राफ में कितने वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो आपके लिए बहुत आसानी। या आपने आप प्रैक्टिस एक जरूर करनी है कि इफ यू आर रीडिंग समथिंग, अगर आप चाहे वो पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, तो यू मस्ट नो कि जो हर वर्ड है, यू शुड नो ईच वर्ड, कि जो एक फैमिली है ग्रामर की, वो जो एक वर्ड है वो कहाँ पे फॉल करता है। जब आपको ये पता चलता जाएगा कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी उस तरतीब में फिक्रा लिखना। क्योंकि फिक्रा एक तरतीब में लिखा जाता है कि सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा, एडजेक्टिव कहाँ पे लगेगा,
फिर सिंगुलर नाउन कहाँ पे आएगा, प्लूरल नाउन कहाँ पे आएगा, अगर प्लूरल नाउन आएगा तो फिर उसकी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या रिलेशन बनेगा। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है मुख्तलिफ वर्ड्स की थ्रू ग्रामर, यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू रीड अ सेंटेंस यू मस्ट नो जो ईच वर्ड है वो किस कैटेगरी से रहता है। फिर इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें। व्हेन वी वर स्टूडेंट्स तो हमें ये बताया जाता था कि जो एक क्लासिकल लैंग्वेज या क्लासिकल लिटरेचर है किसी भी जबान का, अगर उस जबान का क्लासिकल लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगी, आपकी जबानदानी बहुत बेहतर होगी। लेकिन अब इस थियरी के ऊपर भी बहुत सा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का, अंग्रेजी अदब का स्टूडेंट रहा हूँ। तो अगर हमने चौसर पढ़ा है या हमने ये जो क्लासिकल राइटर्स पढ़े हैं, उनकी जो अंग्रेजी है और जो आज की ज़ाहिर लैंग्वेज कोई भी है वो इवॉल्व होती है, उसमें डिफरेंट वो लिंगुआ फ्रैंका के रूप में आती है, डिफरेंट जार्गन्स आते हैं जो है वो, जैसे ग्लोबलाइज्ड हम सिटीजन हैं तो ग्लोबलाइज्ड वर्ड्स भी हैं, जुबानें मुख्तलिफ वर्ड्स लेती हैं। फिर जाहिर है the languages depend upon the society, the environment, the professions, the economy। उसके लिहाज से अंग्रेजी जबान क्योंकि अब एक इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज है तो ये इवॉल्व हो चुकी है। तो आपने अब क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना चाहिए आपको। क्लासिकल लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो यू विल लव द एस्थेटिकल प्लेजर, बट वो आपको लैंग्वेज सीखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। इसलिए तो अब लिंग्विस्टिक्स पाकिस्तान में भी देखें, दुनिया में भी देखें कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को अलहदा कर दिया और जो इंग्लिश लैंग्वेज है या लिंग्विस्टिक्स है उसको अलहदा कर लिया है। लेकिन आपने इतना बहुत ज्यादा इसको इसको obsess तरीके से नहीं लेना। मैं बल्कि जो CSS और PMS के पेपर्स भी आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इफ यू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, अगर आपका एसे राइटिंग अगर आपको आती है तो जो ग्रामर और कंपोजिशन की चीजें, चाहे वो कंप्रीहेंशन है, चाहे वो प्रीसी है, चाहे वो एडवर्ब्स, चाहे वो इडियम्स का यूज करना है, चाहे वो ट्रांसलेशन है, या जो भी, या वो वोकेबलरी है। क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने से आपकी वोकेबलरी बेहतर होती है, लेकिन ज़ाहिर है आप वो बिजनेस के भी वर्ड्स आते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई पाकिस्तान में जो ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर आता है, इसमें जो वोकेबलरी चेक करने के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है। वो ऐसे आर्केक और ऑब्सोलीट वर्ड्स हैं जो कि रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं होते। बट मेरा जो फोकस है, व्हाट वी वुड बी फोकसिंग, कि जो आपने लिखना है वो ग्रामेटिकली करेक्ट। पहले स्टेज पे वो ग्रामेट, देयर आर 4 स्टेजेस विच आई बिलीव कि आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लिखना है ग्रामेटिकली करेक्ट। अभी आपने उसकी क्वालिटी को, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, तो आपने आइडिया की ट्रांसलेशन, उसकी एस्थेटिकल अपील, उसकी डिक्शनल अपील की बात नहीं करनी। इट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट इन द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में आपने ये देखना है कि आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंस मेकिंग का आर्ट भी आ गया है। तीसरे स्टेज में आपने ये देखना है कि चाहे आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, चाहे आप कम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसमें आर यू यूजिंग एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स, आर यू यूजिंग एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स, और क्या आप फ्रेजल वर्ब यूज करना आ गए हैं। क्योंकि एक्शन को जब आप फ्रेजल वर्ब्स के जरिए देखते हैं तो वो पूरे का पूरा एक्शन जो है वो जो है वो दो वर्ड्स के जरिए, एक preposition के जरिए और एक वर्ब के जरिए ट्रांसलेट हो जाता है, रादर देन टू यू राइट द कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब आई वुड आस्क यू टू लर्न। आपको जब आप बात करते हैं उस वक्त भी यू मस्ट नो हाउ टू यूज फ्रेजल वर्ब। मीन्स के मोस्ट इंडियंस टेक अप क्रिकेट एज देयर फर्स्ट स्पोर्ट। तो अब टेकअप मीन्स एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है कि वो एक पूरा जो एक्शन है उसको एक्सप्रेस कर देता है। तो आपको लिखने में भी ये आना चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स की एक खास अंडरस्टैंडिंग है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, एंड इफ यू ब्रिंग फ्रेजल वर्ब्स इनटू योर expression, especially in writing expression, तो you would see कि you will have the brevity। brevity है जो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी राइटिंग के लिए, और ये प्रैक्टिस से आती है। आज से
आज से 3 साल पहले जब मैंने न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किया, तो एक आइडिया को ट्रांसलेट करने के लिए मुझे 1000 वर्ड्स चाहिए थे। अब उन्हीं 1000 वर्ड्स में मैं 3 डिफरेंट आइडियाज जो है वो शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कोई 1000 से शायद जायद आर्टिकल्स लिखे हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतना ज्यादा ही आपकी किसी भी जुबान में बोलने और लिखने की सलाहियत बेहतर होगी। आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपने व्हेन व्हेन यू एम्प्लॉय डायरेक्ट मेथड, तो उसकी ज़ाहिर है आप इमेजिनेशन जो है वो इन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में रखेंगे। तो मेक श्योर कि जब वही जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो अगर एक स्पीकिंग एक्सप्रेशन में आता है तो वो और तरीके से आएगा, और राइटिंग एक्सप्रेशन में आता है तो और तरीके से आएगा। और ये अब आपकी एक्सपर्टी है कि आप किस ज्यादा क्वालिटी से अपने जो स्पीकिंग इमेजिनेशन है उसको राइटिंग इमेजिनेशन में लेके आ सकते हैं। आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, बेसिकली दोनों कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, स्पीकिंग भी और राइटिंग भी। स्पीकिंग भी इम्पोर्टेंट है और राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। मुख्तलिफ जो जबानदान हैं अंग्रेजी के, वो ये कहते हैं कि इनमें वेरिएशन है, डेफिनेटली वेरिएशन है, बट व्हाट आई फील ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, अगर आप इफ यू कैन टॉक गुड यू कैन राइट गुड। ये भी बड़ी आसानी से आप जो अपनी स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज। आप उस जुबान में बात करें। एंड इफ यू लर्न द आर्ट टू स्पीक दैट लैंग्वेज, तो फिर आप लिखना भी वो जुबान शुरू कर देंगे। तो अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं अच्छी, तो फिर आप अंग्रेजी में अच्छी बात करना भी सीखें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि उनको अगर ग्रामर का पेपर आ जाए तो वो उसमें 100 मार्क्स लेंगे आउट ऑफ 100, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ मक्ड अप किया होता है। उनको दे नो ईच एंड एवरी वर्ड इन देयर यूजेज, कि वो कैसे इस्तेमाल होगा ग्रामेटिकली। जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको आते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं लिख सकते। अब ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि ग्रामर आपको आती है बट स्टिल यू आरंट एबल टू राइट क्वालिटेटिवली। सो जो फिर हमारा पहला आर्गुमेंट था कि अगर आप को ग्रामेटिकली करेक्ट लिख सकते हैं या आपको ग्रामर आती है तो आप अच्छे राइटर नहीं। अच्छे राइटिंग या अच्छी तहरीर के लिए या अच्छे बोलने के लिए ये वेज हैं, एंड नहीं। एंड जो है वो अच्छा एक्सप्रेशन है, वेदर यू राइट वेदर यू स्पीक। तो उसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत होगी और प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ग्रामर एक टूल है। ये टूल आप प्रैक्टिस के जरिए सीख सकते हैं और हमेशा सीख सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू कि जो ग्रामर का टूल है उसको आपने ट्रांसलेट करना है ऐसे राइटिंग के अंदर। तो आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिक्शनल राइटिंग की तरफ आए। हमारा यहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो वो मुझे अक्सर शायरी भेजता है। तो वो अंग्रेजी की छोटी छोटी शायरी उसकी इम्प्रूव होती जा रही है, क्योंकि व्हेन यू टॉक ग्रामर तो वो पोइट्री में तो ज़ाहिर नहीं आएगी। पोइट्री में तो जो है वो फ्लो ही और है, रिथम ही और है, उसकी एस्थेटिकल अपील ही और है, उसकी डिक्शन ही और है, उसके वर्ड्स ही और है। लेकिन जो भी फॉर्म ऑफ राइटिंग है उसमें मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते हैं और आपका एक फ्लो आता है उस राइटिंग में। जो वर्ड्स की, अल्फाज की बनावट है, आप उसको समझते हैं और जो आइडिया है उनके पीछे वो ट्रांसलेट करते हैं। तो जस्ट डू प्रैक्टिस, हैव एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप लिखेंगे, डिफरेंट वेरिएशन के साथ आपने अपना आइडिया ट्रांसलेट करना है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। वोकेबलरी, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि जी हम वोकेबलरी कैसे सीखें। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को मैं मिला हूँ जिन, अगर आप उनसे जो उन्होंने पूरे के पूरी डिक्शनरी याद की हुई है,
वैसे हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे वो हमें कहते थे कि आप अपने पास एक डायरी रखें, एक डिक्शनरी रखें, तो जैसे ही नया लफ्ज आता है उसमें उसको लिख दें और उसको एक सेंटेंस में भी लेके आए। तो इस प्रैक्टिस से आपकी वोकेबलरी भी बेहतर होगी और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होगी। उस वोकेबलरी का फायदा ही नहीं है जो एक नॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में, इवन इवन इफ यू राइट कैजुअली, तो उसमें वो वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता। वो आप याद करेंगे, वो आपकी आपकी जो एक पूरी माइंड की डिक्शनरी है उसमें कहीं पीछे रह जाएगा और आप उसको फिर लिख नहीं सकेंगे। अभी तो आपके पास सारे टेक्नोलॉजी है, यू हैव, आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास बाकी चीजें हैं, तो जैसे ही आप एक नया लफ्ज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको एक सेंटेंस में उसी वक्त यूज जरूर करें। अगर आप उसको यूज करेंगे तो फिर अ, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो वर्ड्स आपको ब्रेन में रह जाएगा और फिर वो आपकी जो एक लिखने की आदत है, राइटिंग इज अ हैबिट, तो उसमें भी आ जाएगा। फिर उस वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं, अगर आप उनको सिनोनिम्स के तौर पे भी एडजस्ट करना सीखेंगे तो फिर भी वो वोकेबलरी का वर्ड वो आपके पास रह जाएगा। उसके एंटोनिम्स हैं, उसके दूसरे फ्रेजल वर्ब्स हैं, या जो एक सिंटैक्स की तरतीब है, उसमें यू मस्ट बी नोइंग कि आपने जो एक वोकेबलरी है उसका यूजेज कैसे करना है। वोकेबलरी का यूजेज होता है, उसको याद नहीं किया जाता। हम उसको याद करते हैं लेकिन यूज नहीं करते। जब तक आप वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई भी अच्छी लैंग्वेज जो है वो लिख नहीं सकेंगे, या इवन विल नॉट बी एबल टू टॉक। अब वोकेबलरी जो है वो होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जी किस हद तक होनी चाहिए, ये अगला क्वेश्चन है, लेकिन जो अल्फाज का जखीरा है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। व्हेन आई टॉक टू दी स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, जो हमारे इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो अमूमन मुझे कहते हैं कि सर जो हम अंग्रेजी पे तवज्जो नहीं देते। हालांकि कि जो बायोलॉजी के वर्ड्स हैं, जो फिजिक्स के वर्ड्स हैं, या जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं जब बुक्स देखता हूँ, जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं उनकी मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे तो उनकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो अंग्रेजी में, प्राइमरली हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनकी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं और मुझे वो वोकेबलरी मिलती है जो अमूमन हमारी रोजमर्रा में नहीं आ रही। इवन यू गो टू दी हॉस्पिटल, तो जितने भी वार्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि वो हमारे लिए बड़ी अच्छी वोकेबलरी का बायस बन सकते हैं। फिर अगर आप स्पोर्ट्स, इफ यू लव क्रिकेट, हर प्रोफेशन की, हर जो है कम्युनिटी की स्पेशल लैंग्वेज है। तो जब आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, इफ़ यू रीड मेडिसिन, इफ़ यू रीड एस्ट्रोनॉमी, इफ़ यू रीड लिटरेचर, इफ़ यू रीड स्पोर्ट्स, इफ़ यू रीड पॉलिटिक्स, तो ना सिर्फ आपको वहाँ पे वो वोकेबलरी अल्फाज की सूरत में मिलेगी, इडियम्स की सूरत में भी मिलेगी और फ्रेजेस की सूरत में भी मिलेगी। तो एक्सटेंसिव स्टडी भी बहुत एक्सटेंसिव स्टडी आपकी वोकेबलरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब क्योंकि अब सेकंड, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड फेज, अब हमने अच्छा लिखना है, खूबसूरत लिखना है, एस्थेटिकली हमारी राइटिंग बेहतर हो, और जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको ये एहसास हो कि जो तहरीर वो पढ़ रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं वो उनकी जो एक लिंग्विस्टिक एस्थेटिकल अपील है उसको भी स्ट्राइक करें। ज़ाहिर है आइडिया तो उसमें हम ट्रांसलेट कर ही रहे हैं। तो हमने ना सिर्फ लिखना है बल्कि हमने अच्छा लिखना है। और जाहिर है ये बुनियादी तौर पे एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, बट स्टिल देयर आर सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स आल्सो, एज लॉन्ग एज यूजेज ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इज कंसर्न्ड। तो उसमें हमने फिर अच्छा लिखना है। वोकेबलरी का जखीरा होना आपके पास बहुत जरूरी, और खास तौर पे जब हम अगर आपको मौका मिले पंजाबी की शायरी पढ़ने का, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से आप में से मैं भी उसमें ही हूँ कि हमें पंजाबी के अल्फाज नहीं आते क्योंकि हमने पंजाबी को उस तरीके से कभी तवज्जो नहीं दी। तो वो फिर जो एक शायरी का मजा है वो हम नहीं ले सकते। इसलिए किसी भी जुबान को सीखने के लिए एक मुनासिब हद तक, ऑब्सेसिव हद तक तो नहीं, जैसे अभी सीएसएस के पेपर्स आते हैं, दैट इज बुलशिट। जिस तरह की वो कैब चेक करते हैं, वो कैबलरी चेक करते हैं, वो तो वो तो एक अनहेल्दी, मैं उसे कहता हूँ। लेकिन एक हद तक आपको जो वोकेबलरी है वो आनी चाहिए। अगर आपको वोकेबलरी आएगी
तो फिर आप देख लेंगे, फिर आप उसका यूजेज कैसे करेंगे, सिनोनिम फॉर्म में लाके यूजेज कैसा करेंगे, सो दैट इट वुड बी imprinted on your brain and you also know how to use those words. अच्छा, वोकेबलरी पे आप अब ज़ाहिर काम करेंगे, आप एक्सटेंसिव करेंगे। जब आपके पास वोकेबलरी आएगी फिर सेंटेंस, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग सेंटेंसेस। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ वर्ड किसी भी सेंटेंस में बहुत ज्यादा, जो मैंने आपसे पहले डिस्कशन की, एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस का हर फिक्रा ग्रामेटिकली किस कैटेगरी से है, एंड यू आर द मास्टर ऑफ द वर्ड्स। अगर आप 1,000 लफ्ज लिखते हैं किसी भी आर्टिकल में और 10 पैराग्राफ्स हैं, और आप एक सब आइडिया को एक पैराग्राफ में कंप्लीट करते हैं और 10 सब आइडियाज को, एक जो एक टोटल आइडिया है उसको आप ट्रांसलेट, विंडिकेट और स्टैब्लिश कर देते हैं। तो अगर आपने 1,000 लफ्ज लिखे, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द आइडिया, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ग्रामर। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो 1,000 वर्ड्स यूज किया हुआ है उसकी फैमिली कौन सी है, कितने वर्ब्स लगे हैं, कितने सब्जेक्ट्स लगे हैं, कितनी कंजक्शंस लगी हैं, कितने आर्टिकल्स लगे हैं, कौन से लगाए जा सकते थे, कौन से नहीं लगाने चाहिए थे, एडवर्ब्स क्या आपने ज्यादा लगा दिए हैं, अगर आपने एक सेंटेंस में एडवर्ब लगा दिया है तो फिर एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, मीन्स के। और कुछ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन भी होते हैं, मसलन शी इज ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल। ये लैंग्वेज जो है ये लिटरेचर की लैंग्वेज है, लेकिन आपने रिपोर्ट राइटिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और आपने ऑडियंस भी देखनी है, और उसके मुताबिक फिर आपने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, चॉइस ऑफ सेंटेंसेस हैं, और जो कंप्लीमेंट करना है फिक्रे को दूसरे फिक्रे फिक्रे के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने उर्दू में भी करना है, ये आपने पंजाबी में भी करना है, उन अपनी लैंग्वेजेस की तरतीब के लिहाज से। और जब वोकेबलरी में हमारे पास कुछ लफ्ज ऐसे जरूर होने चाहिए जो एग्जैजरेटेड ना हो, लेकिन एस्थेटिकली बहुत ही फ्लुएंट हो, क्योंकि आपकी फिक्रों में जो एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के साथ जो एक लिटरेरी फ्लो है वो भी आना चाहिए। वो जो मर्जी, जिस मर्जी तरह की तहरीर है, वो यू मस्ट हैव दैट लिटरेरी फ्लो। मैं अब कोई भी तहरीर पढ़ता हूँ तो मेरे लिए एक आइडिया मैटर करता है, और आइडिया के साथ उसकी जो एक लिटरेरी फ्लो है वो मैटर करता है कि वो लिंग्विस्टिकली मुझे कितना एक ग्रेटिफाई तहरीर करती है। क्योंकि सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन है लैंग्वेज को लेके, एक्सप्रेशन को लेके, तो अल्लाह जमाल है और खूबसूरती को पसंद करता है, और जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है एस्थेटिकल प्लेजर जो सबसे ज्यादा है वो तहरीर की सूरत में है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि राइटिंग इज डिविनिटी। तो जो अल्लाह ताला हमसे हम कलाम हुआ है वो भी तहरीर के जरिए हुआ है। इफ यू गो थ्रू द कुरान पाक, तो वो भी एक रिटन एक्सप्रेशन है अल्लाह का। तो राइटिंग इज डिविनिटी। अब जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस है, राइटिंग इज डिविनिटी, तो एक 3 वर्ड्स हैं, तो इसमें ज़ाहिर वर्ब यूज नहीं हुआ, तो इट इट एक्सप्रेस समथिंग। तो 3 वर्ड्स हैं, लेकिन शायद जो एक मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं। अगर 2 वर्ड्स के साथ आपका सेंटेंस में मैसेज कन्वे होता है, 2 वर्ड्स रखें, 3 हैं 3 रखें। अब मैं कोशिश करता हूँ जब लिखता हूँ तो 5 वर्ड्स से ज्यादा सेंटेंस में अगर वर्ड्स आ जाएं तो आई जस्ट थिंक ये मीनिंग नहीं आ रहा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम 5 वर्ड्स में एक सेंटेंस में लेके आऊँ, एक सब्जेक्ट आ जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, एक वर्ब आ जाएगा। अब 2 वर्ड्स मेरे पास रह गए, एक वर्ड मैं एडवर्ब यूज करूंगा और एक वर्ड जो है वो मैं एडजेक्टिव यूज करूंगा, या अगर मैं एडजेक्टिव नहीं कर सकूंगा तो फिर मैं आर्टिकल लेके आऊंगा। इस तरीके से यू मस्ट बी नोइंग कि 5-6 वर्ड्स आर सफिशिएंट फॉर अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस में द होल आइडिया इज बीइंग ट्रांसलेटेड, और फिर जब वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आगे चलते हैं। सेंटेंस करेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक पैराग्राफ लिखेंगे फिर यू विल अगेन गो टू दी दिस नोशन कि क्या आपके सेंटेंसेस करेक्ट। ये आपने नहीं कहना, मतलब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, वो स्टूडेंट्स टीचर्स को कहते हैं कि सर आप हमें बताएं, ये हमारा आर्टिकल पढ़ लें, हमारी तहरीर पढ़ लें, और जहाँ पे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये काम भी आपने खुद ही करना है। ये
एक महीना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग के कहाँ पे आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जहाँ पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं आप उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करें। फिर सारे उसके फिर एस्थेटिकल वैल्यू आप अपने सेंटेंसेस की या लिटरेरी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। वर्ड्स की ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, अगर आप सिंपल सेंटेंसेस, अब तो लोग इतने माहिर हो गए हैं कि वो सिंपल सेंटेंसेस से बाहर जाते ही नहीं है। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर अपनी तहरीर जो है वो कंप्लीट कर लूं, क्योंकि जाहिर है उसमें फैक्चुअल जो है डिसएमिनेशन, दैट दैट इज 70 to 80 पार्ट ऑफ दी एसे। तो उसमें आप सिंपल रह रहते हैं कि पाकिस्तान एक एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान की इतनी आबादी है, ये बर्थ रेट है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, वगैरह 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 वगैरह। तो उसमें आपको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो चाहिए ही नहीं। अब आपका जो पूरा पाकिस्तान की एक ये है दे दिया, वो जब आप उसको सब्जेक्टिवली लिखेंगे उसमें अपनी जजमेंटल होने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। फिर जब उसमें रीजंस आएंगी, वाई आएगा, तो फिर डेफिनेटली सेंटेंसेस बढ़ेंगे। क्योंकि रीजनिंग में अनलाइक फैक्चुअल डिस्पोजिशन, रीजनिंग में जाहिर है फिर सब्जेक्टिविटी भी आएगी, रिलायंस भी आएगा। हेयर यू टू मस्ट अंडरस्टैंड के आपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखना है। बहुत सी जगहों पे आपको कहा जाएगा कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए। मैं भी आपको पहले पार्ट में कहता रहा हूँ, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस उस वक्त लिखने चाहिए जब आपकी कमांड इतनी हो कि आप लिखेंगे तो उनको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट भी कर लें तो अगर आइडिया फ्लो ना हो रहा हो तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन के ग्रामेटिकली कितने करेक्ट है और आइडिया का फ्लो कितना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ वर्ड्स कितनी है। अच्छा, ये फिर थोड़ी सी आपने ये भी प्रैक्टिस करनी है ब्रेविटी की, प्रिसीजन की, और डायरेक्टनेस की। आपको आपको मैं अगर एक एक पैरा दूं 10 फिक्रों का, तो उसका आपने सबसे पहले ग्रैस्प करना है कि आइडिया क्या है। क्या आइडिया फ्लो हो रहा है, और क्या आइडिया कंपैक्ट तरीके से फ्लो हो रहा है, और क्या आइडिया विंडिकेट हो चुका है। फिर इफ यू अंडरस्टैंड दैट आइडिया, अगर आपको इफ यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ, तो फिर आपके लिए आसानी है। फिर आप 10 सेंटेंसेस को 5 सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं। फिर आपके औजार क्या होंगे, वही ग्रामर कि कौन सा फ्रेजल वर्ब कहाँ पे हम लगाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट उठाएं। क्या एक दफा ही सब्जेक्ट बयान करने से हम प्रोनाउन से हमारी जान छूट जाएगी, कंजक्शन से हमारी क्या जान छूट जाएगी। क्या उसमें अगर सिनोनिम्स आ रहे हैं तो फिर 4 वर्ड्स हैं तो उनकी जगह एक वर्ड से काम चल जाएगा। और फिर क्या फ्लो ऑफ द आइडिया जो डिफरेंट सेंटेंसेस में है, क्या हम उसको एक सेंटेंस के जरिए कर सकेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल में, आई नेवर थॉट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द आइडिया। आइडिया को अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है किसी भी जबान में। आपने ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर नहीं सीखनी। अब हम अपने आखिरी, वी आर इनटू द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ आवर लेक्चर। आपने ग्रामर जो है वो बेसिकली आइडिया को बेहतर तरीके से कंसाइज, प्रीसाइज और एस्थेटिकली अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करने के लिए सीखनी है, वेदर यू टॉक और वेदर यू राइट। तो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आ जाए, लास्ट चीज मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। आपको अगर अगर आप ग्रामर की जो प्रैक्टिस है वो मिल के करें आर्टिकल राइटिंग पे, ऐसे राइटिंग पे, तो इन बोथ वेज यू विल नॉट ओनली लर्न द ग्रामर बट यू विल सी देयर इज अ प्रिसाइज इंप्रूवमेंट इन योर राइटिंग एक्सप्रेशन। तो आपने इसको अलहदा नहीं करना। आपने अपने आर्टिकल को ग्रामर के साथ मिला के तैयार करना है। मेरे ख्याल में ये 2 पेपर्स नहीं है, ये एक ही पेपर है। जो टेक्निक्स हैं ग्रामर की, अब आपने फर्ज करें कि इडियम्स याद करना है, तो इडियम आप इडियम की कॉन्टेक्स्ट पढ़ें। हमेशा उनके एक कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जैसे एक्लिस हील है, तो आप एक्लिस हील कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अनटिल अनलेस यू नो हु इज एक्लिस, और वो एक्लिस हील क्या थी ग्रीक लिटरेचर में, वो जो एक स्टोरी है उसके पीछे क्या थी। या ट्रोजन हॉर्स है। ये जितने भी इडियम्स आते हैं ये बुनियादी तौर पे सिंबल्स हैं।
और इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। इसलिए आपकी जो एक्सटेंसिव स्टडी है वो आपके इडियम्स में भी बेहतरी करेगी, आपकी वर्ड्स में भी बेहतरी करेगी, आपकी वोकैबलरी में भी बेहतरी लेके आएगी। फ्रेजल वर्ब, आई वुड अगेन से कि फ्रेजल वर्ब पे आपको काम करने की जरूरत है। सेंटेंस लिखना सीखें, पैराग्राफ लिखना सीखें। जब आपको पैराग्राफ लिखना आ गया, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, चाहे वो नैरेटिव लिख रहे हैं, चाहे वो फैक्चुअल डिस्पोजिशन आ रही है, चाहे आप ईमेल्स लिख रहे हैं, चाहे आप अपने बॉस को लिख रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को लिख रहे हैं, आप प्रोफेशनली लिख रहे हैं, आप अपनी सीवी में लिख रहे हैं। जब आपको पैरा लिखना आ गया जिसमें आप शॉर्ट और सिंपल तरीके से फैक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स भी बता रहे हैं आइडिया की, और उसके साथ आप सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली विद अ कॉम्बिनेशन अगर आप अपने आइडिया को बता रहे हैं जो रीडर को फोर्सफुली प्रोपल करे कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, इस मीन्स कि किसी भी लैंग्वेज में आप परसुएसिव हैं। परसुएसिव राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी तहरीर सिंपल हो, आपकी शॉर्टन हो, लेकिन दैट मस्ट हैव द परसुएशन। तो जो साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन है वो तहरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और इफ यू कांट परसुएड तो फिर फायदा नहीं है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड के देर आर लिंग्विस्टिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सिंटैक्स है, ग्रामर्स के दूसरे असूल हैं, ग्रामेटिकली आपने करेक्ट लिखना है, but primarily you have to translate the idea in a very simple, dignified and aesthetical way। जिन्होंने थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा होता है वो एस्थेटिकल लफ्ज यूज लाजमी करते हैं कि तहरीर थोड़ी सी खूबसूरत भी होनी चाहिए। वाई पोएट वाई वाई पोएट्स आर सो सेलिब्रेटेड कि आइडिया तो वो आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, बट दे हैव दिस स्किल टू ट्रांसलेट दैट आइडिया in a very dignified way. The poetry is the most dignified way of expression, I think। तो थोड़ी सी फिक्शनल राइटिंग भी सीखें, अपने एक्सपीरियंसेस को शॉर्ट स्टोरीज में लिखें, एस्थेटिकली अपने आप को बेहतर करें, पैराग्राफ राइटिंग में फिर रिपोर्ट राइटिंग करें, प्रोफेशनल राइटिंग करें, और आर्टिकल राइटिंग भी करें जिसमें जजमेंटल आप हो सकते हैं। फिर देर आर सो मैनी प्रोफेशंस, उनके अपने जार्गन्स हैं। लॉ की जजमेंट्स पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें। ये एक्सटेंसिव स्टडी जो है ना और एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ये ना सिर्फ आपकी जुबानदानी बेहतर करेगी बल्कि आपका एक्सप्रेशन भी बेहतर करेगी। तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू के ग्रामर को ग्रामर के तौर पे देखें, उनके असूल्स को जो है ना याद नहीं करना, आपने लर्न करना और अप्लाई करना, प्रैक्टिस करवानी है उसकी, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। और प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि अंग्रेजी सीखने के लिए पाकिस्तान में या किसी भी जुबान सीखने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत है, बट आपको सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, फाउंडेशनल नॉलेज बेहतर करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, इमेजिनेशन लेके आने की ज़रूरत है, और कुछ टेक्निक्स ग्रामर की रखनी है वो हम मैं दोबारा एक दफ़ा उसको कंक्लूड कर सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डायरेक्ट मेथड। यू मस्ट रीड, यू मस्ट राइट, यू मस्ट इमेजिन डायरेक्टली। ट्रांसलेशन मेथड से आप कभी नहीं सीख सकेंगे। फिर आपको ग्रामर के बुनियादी असूल पता होना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली वर्ब के साथ खेलना आना चाहिए। आपकी कमांड वर्ब के साथ होनी चाहिए, जिसे हम उर्दू में फेल कहते हैं, एक्शन। किसी भी जुबान को सीखने के लिए अगर आपको सब्जेक्ट, इफ यू यूज हाउ टू यूज सब्जेक्ट एंड इफ यू नो हाउ टू यूज वर्ब, आप वो जुबान सीख जाएंगे। आपने फर्ज करे चाइनीज सीखनी है, उसके लिए भी आपको उसके जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसको सीखना है। पंजाबी है वो, फिर थोड़ी सी तरतीब बेहतर करनी है, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर की। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉड्यूल्स। तो वो थोड़ा सा आपने देखना है। ग्रामर को इसलिए नहीं सीखना कि आप ग्रामर सीख लें। ग्रामर तो वेज है टुवर्ड्स अ ग्रेटर एंड, दैट इज योर स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सप्रेशन। ग्रामर को फिर आपने अप्लाई करना है अपनी तहरीर में और अपनी जो एक एक ओरल एक्सप्रेशन है उसके अंदर, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी होगी। आपने उसकी कैटेगराइजेशन करनी है कि ये सिंपली कि ये कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, और लैंग्वेज जो आपने सीखनी है, एक्सप्रेशन सीखना है, वो आपने खूबसूरत एक्सप्रेशन सीखना है। और
वक्त के साथ और प्रैक्टिस के साथ आ सकता है। आपने जिसको भी सुनना है उसका राइटिंग, उसका स्पीकिंग एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। आपने जिसको भी पढ़ना है वो उस लिहाज से बेहतरीन उसका राइटिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्पीकिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखें, डिस्कवरी चैनल देखें, वहाँ पे जो उनके एंकर्स हैं उनका अच्छा एक्सप्रेशन है। अगर आप जो मैं समझता हूँ कि अगर इफ यू कैन इमेजिन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और फिर आप वो जुबान बोल सकते हो, तो फिर लिखना इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि लिखते हुए सिर्फ आपने एहतियात करनी है कि ग्रामेटिकली करेक्ट हैं चीज़ें, सो दैट जो तहरीर है आपकी किसी के सामने जाए। जाहिर है अगर कोई टीचर देखेगा तो पाकिस्तान में वैसे भी, पाकिस्तान में आखिरी बात, पाकिस्तान में अंग्रेजी जुबान को लेके एक ऑब्सेशन है। आप उर्दू की तहरीर लेके आए, पंजाबी की तहरीर लेके आए, तो जो एग्जामिनर है या जो टारगेट ऑडियंस है वो इतना बुरा नहीं बनाएगी। लेकिन वो अंग्रेजी में है, बल्कि मैं अब सिविल सर्विसेज में हूँ तो मैं सेक्रेटरीज को देखता हूँ सुबह से लेके शाम तक एक पैरे को देखते रहते हैं, कॉमा ठीक लगा है, पंक्चुएशन ठीक लगी है, और उसे क्या कहते हैं फुल स्टॉप ठीक लगा है। सारा सारा दिन एक लेटर पे लिखते हैं, क्योंकि अब तो कम्युनिकेशन चेंज होगी, मैं नहीं समझता उसकी जरूरत है। लेकिन दिस सोसाइटी इन विच वी लिव, वहाँ पे हमारा एक कम्प्लेक्स का शिकार है हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। तो हम चाहते हैं कि एक्सेंट भी हमारा थोड़ा सा उस लिहाज से हो, हमारी तहरीर में भी कुछ ऐसे अल्फाज आ जाएं कि जो पढ़ने वाला उसको समझ ना आए और वो कहे कि इतनी अच्छी अंग्रेजी, इसमें ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो मुझे नहीं आते। तो डोंट डू इट। आप इसको सिंपल रखें, फाउंडेशन नॉलेज पे रखें, एंड जस्ट ट्राई टू राइट ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन जो भी आप समझते हैं। अगर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होगा एक्सप्रेशन, तो फिर यू हैव डिफरेंट लेवल्स टू क्रॉस, एस्थेटिकली, डिस्क्रिप्टिवली, नैरेटिवली। फिर आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कर सकते हैं। यू वुड बी नोइंग द आर्ट हाउ टू यूज एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। फिर आप उसको खूबसूरत करते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। एक सेंटेंस के अंदर ही आप एस्थेटिकली जो है बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। जी, आज हमने बात की लैंग्वेज को लेके इंग्लिश ऐसे के साथ कि कैसे कुछ प्रैक्टिस करके आप अपने एक्सप्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। और बेसिकली जो इंग्लिश ग्रामर है, दैट इज अ टूल टू राइट करेक्ट एंड ब्यूटीफुल इंग्लिश आर्टिकल्स। चलें जी, लेट्स कॉल इट अ डे। कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर। हमने रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत बात की। कल हम पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। आई विल ट्राई के वो एक इंटरेक्टिव सेशन हो, एंड आई विल सी कि आपने हमारा एक रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट है उसमें किस हद तक चीज़ों को देखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम एक एक्टिविटी करेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो पंजाब का है उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं कि एक फंक्शनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो बन सके। कल इंशाल्लाह मिलेंगे जुम्मे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।